देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज हम विशेष में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों मानियों का टैक्स झारखंड की जनता भरे। दोस्तों, झारखंड की विडंबना है। लगातार ये सुनने में मिलता है कि जिस राज्य की कोख में अमीरी हो और वहां के लोग गरीब हों, और उसके बाद उनको गरीबी से उबारने वाले लोग जो हमारे माननीय बैठे हुए 82 के 82 माननीय बैठे हुए हैं, अगर उनके टैक्स का बोझ भी झारखंड की जनता वहन करे तो आप समझ सकते हैं कि वो गरीबी कैसे दूर होगी। जिस राज्य में प्रति व्यक्ति आय अगर देखा जाए तो वो 92,000 के करीब में है। वर्ष में वो 92,000 रुपये, यानी 8,000 रुपया महीना आप कह सकते हैं। 8,000 से भी कम जो इनकम जिनका है, जिस राज्य के लोगों का है, और जो जन्म लेने वाले बच्चे जिस राज्य में है, जो 35,000 रुपये का कर्ज लेकर सालाना आते हैं, और उस राज्य के माननीयों का टैक्स अगर राज्य की जनता के माथे पर होती है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है इस प्रदेश की। यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 7 मर्तबा माननीयों का वेतन भत्ता बढ़ा। साहब, वो 6 लाख रुपए का सफर करते हैं साल में। उन्हें 6 लाख रुपए साल भर हवाई यात्रा के लिए, ट्रेन यात्रा के लिए और अपनी गाड़ी की यात्रा के लिए सफर करने के लिए मिलता है। इसके बाद भी वो 5,000 रुपये यात्रा भत्ता उठाते हैं। उनकी दैनिक भत्ता अलग रहती है। वेतन के अलावा दैनिक भत्ता है, चिकित्सा भत्ता है। अगर माननीय हमारे अपने क्षेत्र से रांची किसी कमेटी में मीटिंग के लिए आएंगे तो उनको 5,000 रुपया, माफ कीजिएगा 3,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा, और अगर वो राज्य के बाहर जाते हैं तो 4,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। और इतनी सुविधा मिलने के बाद वो अपना टैक्स नहीं दे पाते। हमारे आपके घर में अगर बिजली बिल बकाया हो जाता है तो दूसरे ही दिन आकर के बिजली काट दी जाती है। सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री करने के दावेदारी इस ढंग से करती है कि मानो जनता पर एहसान कर रही हो, लेकिन हमारे माननीय को जो सरकारी आवास मिलता है, उस आवास का बिजली बिल उन्हें नहीं देना पड़ता है। वो आपकी हमारी कमाई से जाता है, जनता के पैसे से जाता है, सरकार उसका वहन करती है। और 7 बार आप देख लीजिए कि छठा वेतन आयोग, पांचवा, छठा, 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद अभी तक आयोग नहीं बना है वेतन के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए। लेकिन 2000 से लेकर के 2024 के बीच में हमारे माननीयों ने 7 मर्तबा जो है सो अपना वेतन भत्ता बढ़वा लिया। 19,000 से शुरू हुआ वेतन भत्ता अब 2.5 लाख तक पहुंच गया है। 1,88,000 रुपये वेतन भत्ता, और इसके अलावा अन्य सुविधा, अखबार के लिए अलग, टेलीफोन के लिए अलग, चिकित्सा भत्ता तो मिलेंगे ही, हवाई यात्रा के लिए अलग, रेल यात्रा के लिए अलग। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप और हम अगर जाते हैं कहीं पर आवास लेने के लिए, अगर बैंक से लोन लेते हैं तो हम और आप चक्रवृद्धि ब्याज में देते हैं, और बैंक जो कहता है कि भैया 11-12% लगना है तो आप देंगे। लेकिन हमारे माननीय को 50 लाख रुपये मिलते हैं आवास के लिए, लोन मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं? मात्र साधारण ब्याज, 4% के साधारण ब्याज पर हमारे माननीय को मिलते हैं लोन आवास के लिए। 20,000 तक की गाड़ी, 20 लाख तक की वो गाड़ी खरीद सकते हैं। इंटरेस्ट क्या देना होगा? 4%, वो भी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। हम और आप जो देते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं। एक दिन अगर आपका लेट हो गया ईएमआई पेमेंट में तो 4 मुस्तंडे आपको घेरने के लिए आ जाएंगे, लेकिन हमारे माननीय को 4% में। तो आखिर ये खाई क्यों? अभी अभी मंगलवार को मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने चर्चा की अपने मंत्रियों के बीच में कैबिनेट के दौरान कि जो मंत्रियों को जो टैक्स भरा जाता है, सरकार के द्वारा मंत्रियों के वेतन भत्ते पर टैक्स भरा जाता है, उसको समाप्त करना चाहता हूं। और सभी मंत्रियों ने सहमति जताई।
समाप्त हो गया। हमारे यहाँ क्या हुआ, बजट सत्र में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी के विधायक कहते हैं बहुत दिन हो गया, 2017 के बाद हुजूर पैसा नहीं बढ़ा हम लोग का, IAS IPS लोग का बहुत पैसा हो गया है, उससे भी कम वेतन मिलता है हम लोगों को, हम लोग का वेतन बढ़ाइए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक कमेटी बना दी, विशेष समिति बना दी। रामचंद्र चंद्रवंशी वरिष्ठ विधायक है, उत्कृष्ट विधायक है विधानसभा के, उनकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देने के 6 महीने के भीतर जो है सरकार ने जो है, जैसे ही बजट सत्र समाप्त हुआ, आचार संहिता खत्म हुई, निर्णय कई हुए। चंपाई सोरेन की सरकार ने कई निर्णय लिए इस दौरान आचार संहिता खत्म होने के बाद, लेकिन उसमें यह भी एक निर्णय था कि विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाया जाए। और अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री को जो वेतन मिलता था 2,90,000 रुपये प्रति महीने, वो बढ़ के 3,90,000 रुपया हो गया वेतन भत्ता। मंत्रियों को 1,90,000 रुपया मिलता था, वो बढ़कर 2,35,000 रुपया हो गया है। और विधायकों को 1,40,000 रुपया मिलता था, वो बढ़कर 1,88,000 रुपया हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर कैपिटा इनकम जो झारखंड का है वो है मात्र 91,887 रुपये। 2022-23 का जो आंकड़ा जो पेश किया गया था विधानसभा में उसके हिसाब से, और 2021-22 के अनुसार से अगर आप देखेंगे तो प्रति व्यक्ति पर जो हमारे प्रदेश में एक बच्चा जन्म लेगा वो 35,000 रुपये का कर्ज लेकर के जन्म लेगा। यानी वो जन्म लेगा तो उसके माथे पर 35,000 का कर्ज होगा। ये है हमारे प्रदेश की स्थिति। जिस प्रदेश की 50% के लगभग आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही हो, जिस प्रदेश में आज भी पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हुई हो, जिस प्रदेश में आज भी शिक्षा के लिए स्कूलें तो खोली जाती हों लेकिन वहां पर शिक्षक नहीं हों, जिस प्रदेश में आज भी हर ब्लॉक को ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं मिलता हो, सीओ ही बीडीओ के चार्ज में, बीडीओ ही सीओ के चार्ज में हो, तो उस प्रदेश की स्थिति यह है कि वहां के माननीय जो है सो टैक्स, अपना टैक्स भरवाते हैं जनता के पैसे से। और 2015 में हुआ और उसमें यह कहा गया कि वेतन एवं भत्ता के रूप में जो भी राशि प्राप्त होगी उसका टैक्स मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग यानी कैबिनेट विभाग भरेगा, जो माननीयों का टैक्स होगा। अभी माननीयों को अगर आप देख लें तो साल के लगभग जो है सो 24 लाख रुपए वेतन भत्ते मिलते हैं, और 24 लाख रुपए का 30% अगर आप टैक्स में काट लेते हैं तो 72,000 रुपये होता है। और उस माफ कीजिएगा 7,20,000 रुपये होता है, और 7,20,000 रुपये को अगर आप जोड़ लेते हैं 82 से तो वो लगभग जो है सो 6 करोड़ रुपये के तकरीबन 6 करोड़ रुपये सालाना के रूप में आता है। और 2015 से ये नियम लागू किया गया है, तो 2015 से अब तक हमारे राज्य की गरीब जनता के जेब से जो है सो सरकार ने अपने माननीयों का टैक्स भरने के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए निकाल ली है। और ये आलम है, ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ झारखंड ही ऐसा प्रदेश है, लेकिन कई प्रदेशों में जब देखा गया कि नहीं इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद जो है सो कई प्रदेशों ने संशोधन किया। और ताजा एग्जाम्पल जो मैंने बताया मध्य प्रदेश का, मैंने बताया कि 2 दिन पहले ही जो कैबिनेट की बैठक हुई मंगलवार को, उस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई, मुख्यमंत्री ने चर्चा की और सबों ने उस पर सहमति जताई, और इसके बाद जो है सो ये स्थिति बनी और वहां पर टैक्स जो है सो सरकार नहीं भरेगी, अब जो मंत्री हैं विधायक वो अपना भरेंगे। तो और सुधीर पाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, हम उनको जोड़ रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं। सुधीर जी स्वागत है आपका लाइव 7 में। जी नमस्ते। नमस्कार सुधीर जी, एक बड़ी चीजें हो रही है कि आखिर जनता क्यों भरे माननीयों का टैक्स। हमारे प्रदेश की स्थिति है जहां पर कि पर कैपिटा इनकम जो है सो 90,000 के करीब में है सालाना, और जहां पर कि एक व्यक्ति जो जन्म लेगा, बच्चा जो जन्म लेगा वो 35,000 का कर्ज लेकर जन्म लेगा। तो वैसी स्थिति में क्या ये उचित है कि हमारे माननीयों का टैक्स राज्य की जनता के पॉकेट से जाए? देखिए बिल्कुल, कम से कम मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आप मौज करें और जनता आपके मौज के बदले जो है टैक्स दे।
जी है ना। जी। क्योंकि हम सारे लोग जो देश के नागरिक हैं वो कमाते हैं और खुद टैक्स भरते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण मसला ये है कि चूंकि आप पॉलिसी मेकर्स हैं, आप कानून बनाने वाले लोग हैं, तो इससे अराजक स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती है कि भले संविधान ने आपको अपनी सैलरी तय करने की इजाजत दे दी है, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है, भले इनकम टैक्स एक्ट में आपने संशोधन करके ये व्यवस्था कर ली है कि आप जो है आपके टैक्स का पैसा जो है जनता के टैक्स के पैसे से भरा जाएगा। लेकिन कहीं से ये जिसको कहा जाए, कानूनी तौर पर तो आप इसको सही ठहरा सकते हैं कि विधान सभा ने यह निर्णय लिया है, टैक्स उसमें अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन कहीं से ये नैतिक तौर पर या राजनीतिक सुचिता की दृष्टि से या जिसको कहा जाए कि मोरल जो पॉलिटिक्स का है या गवर्नेंस का जो सामान्य नैतिकता है, उसके तहत कहीं से इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि ये बेहद शर्मनाक है कि हमारे राज्य में पंचायत स्वयं सेवक अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाने के लिए धरना दे रहे हैं। मनरेगा मजदूर जो है 10 से 20 रुपये के लिए सड़क पर उतरता है। पारा शिक्षक अपने तनख्वाह बढ़ाने के लिए सड़क पर उतरता है और सरकार जो है लाठियां भांजती है और पैसे नहीं बढ़ाती है। तो ये जो सबसे निचले पायदान के लोग हैं, जो 8,000 10,000 रुपया मुश्किल से सरकार जिनको देती है, जिन पर सरकार की शिक्षा, सरकार की स्वास्थ्य, सरकार का बाकी सारे सरकारी कार्यक्रम चलते हैं, चाहे वो कृषक मित्र की बात हो, बागवानी मित्र की बात हो, ऐसे जितने जो फ्रंट लाइन है, आंगनबाड़ी सेविका की बात हो, आंगनबाड़ी सहायिका की बात हो, जो फ्रंट लाइन है या होम गार्ड की बात हो, उनकी दैनिक मजदूरी बढ़ाने में सरकार को ये उलाहना सरकार देते रहती है कि ये वित्तीय बोझ होगा, हमारा बजटरी बोझ होगा, हम इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। बच्चों के आंगनबाड़ी में 2 दिन आप अंडा, मिड डे मील में 2 दिन अंडा देने में आप कहते हैं कि मेरा बजट अलाउ नहीं करता है। उसमें इससे शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती है कि आपके टैक्स पे का पैसा, आपके टैक्स का पैसा जो है जनता भरे। एक तो आपने अनावश्यक अनाप शनाप ढंग से जब मन होता है तब आप तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, है ना। लेकिन बाकी जनता या जो फ्रंट लाइन के वर्कर हैं, जो वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जो दैनिक कर्मचारी हैं, या जो अंशकालिक घंटी आधारित टीचर हैं, या जो बोला जाए कि कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, इन सारे लोगों को पैसा देने में आपको राज्य का बजट का दिक्कत समझ में आता है और आप जो है पैसा नहीं बढ़ा पाते हैं। लेकिन अपने तनख्वाह, अपनी सुख सुविधा, जबकि मुझे लगता है कि अगर पंचायत के प्रतिनिधियों से तुलना की जाए तो पंचायत के प्रतिनिधि तो सरकार के सारे कार्यक्रम को अपने कंधे पर लिए हुए हैं, जो नीचे इसको पुश करते हैं और लागू कराते हैं। सही मायने में हमारे जनप्रतिनिधि तो भाषण देने का पैसा ले रहे हैं, उससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं। जो काम करने वाले लोग हैं, जिसके काम से आप अपना चेहरा चमकाते हैं, उनको पैसा देते समय आपको दिक्कत होती है और ये मेरे विचार से बेहद शर्मनाक है। भले आप इसको वैधानिक करार दे सकते हैं क्योंकि आपको विधान बनाने की ताकत है, आपको पॉलिसी बनाने की ताकत है, लेकिन कहीं से ये नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है, कहीं से इसको हम जायज नहीं ठहरा सकते। सुधीर जी, इसमें कई चीजें हैं। एक तो ये टैक्स तो जनता के पैसे से लेते ही हैं। अब देखिए कि एक सामान्य नागरिक को अगर छोटा भी वाहन खरीदना होगा तो 11-12% कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता है उनको, और ये 20 लाख रुपए लेते हैं 4% के सिंपल इंटरेस्ट पर। आवास के लिए इनको मिलता है 50 लाख रुपए 4% के सिंपल इंटरेस्ट पर। जी जी जी। तो ये असमानता जो है सो इसको कैसे पाटा जाएगा, और ये असमानता जो है सो क्या दर्शाता है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में? ये चूंकि राइट नाउ हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, लेकिन आप हर जगह देखिए तो चाहे वो संसद की कैंटीन की बात कर ले जहां सब्सिडाइज रेट में आपको भोजन मिल जाता है, चाहे आप लोन की बात कर ले जहां सब्सिडाइज इंटरेस्ट पर आपको पैसा मिल जाता है, चाहे दूसरे सुख सुविधाओं की बात कर ले जहां सब्सिडाइज या फ्री आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको प्रिविलेज है कि आप कानून बनाने वाले हैं, अपने लिए आप कानून बना लेते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि थोड़ी भी नैतिकता
या जिसको कहा जाए कि पब्लिक में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक को सब कुछ दिखता है, लेकिन पब्लिक की मजबूरी ये है कि वो कुछ नहीं कर सकती सिवाय ये कि आपको एक बार चुन ले, और आप जिनके वोट से चुन के जाते हैं उनके प्रति आपकी कोई जवाबदेही, उनके प्रति आपकी कोई संवेदनशीलता नहीं होती है। आप सारा का सारा सुख सुविधा और जो भी बेनिफिट लेना होता है अपने लिए आप हर स्तर पर लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए, क्योंककि आप देखिए आजादी के समय 1.5 दशक तक सिर्फ 400 रुपये सांसदों का वेतन होता था, और 67 में बढ़ के 64 के बाद बढ़ के वो जो है 500 रुपया हुआ। और मुझे याद है कि 52 में बिहार विधानसभा में एक डिबेट हो रहा था पैसा बढ़ाने को लेके, शायद 10 रुपये बढ़ाने को और गाड़ी लोन पर लेने को। ये प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो पाया, और माननीय विधायकों ने ही प्रोटेस्ट किया कि जनता में मैसेज क्या जाएगा, अगर हम अपने लिए तनख्वाह बढ़ा रहे हैं या अपने लिए हम गाड़ी ले रहे हैं तो जनता में क्या मैसेज जाएगा। ये उस समय की मॉरलिटी थी 52 की। लेकिन आज हम जो ब्रीड या जो लोग चुन के आ रहे हैं उनसे हम इस मोरालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन होता है कि जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो सामान्य जिसको कहा जाए कि न्यूनतम इंटीग्रिटी और न्यूनतम ईमानदारी, और जिसको कहा जाए कि न्यूनतम उम्मीद की जाती है कि इंटीग्रिटी और निष्पक्षता, और जिसको कहा जाए कि संवेदनशीलता आपसे उम्मीद की जाती। इसलिए मेरे विचार से पॉलिटिकल पार्टीज को या सरकार को खुद ऐसा सोचना चाहिए कि जब एक राज्य ने यह कदम उठाया है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के इस कदम का स्वागत हम करते हैं। और चूंकि पक्ष में रही है विपक्ष में रही है, चूंकि जो पार्टी वहां पक्ष में है वो पार्टी यहाँ विपक्ष में, तो हम तो चाहेंगे कि जो विपक्ष में है उनको इस मसले को उठाना चाहिए, और जो सत्ता पक्ष में है उनको मध्य प्रदेश के उदाहरण मानते हुए, एक नजीर बेहतर नजीर मानते हुए यहाँ स्वतः इस बात का प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि भाई हम अपने टैक्स का पैसा खुद देंगे, जनता पर हम बोझ नहीं डालेंगे। ये इनका होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जनता के बीच भी जाता कि ऐसे लोग हैं जो इतनी छोटी सी त्याग करने को तैयार है। सुधीर जी, आपने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया। मध्य प्रदेश जिस तरह से नजीर पेश किया कि वहां कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बातचीत के क्रम में कहा कि मेरी इच्छा है कि जो टैक्स हम लोग का सरकार वहन कर रही है वो टैक्स आप खुद वहन करें, और सभी ने स्वीकार कर लिया इसको। जी जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये पहल वहां सीएम मोहन यादव जी ने की, तो निश्चित तौर पर हम जैसे नागरिकों को लगता है कि ये पहल झारखंड में भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छे कहीं प्रयोग हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे उस प्रयोग को झारखंड की भूमि में भी लागू की जाए। और ये मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह करना चाहेंगे कि वो एक बड़ा दिल दिखाएं, अपने सहयोगियों को तैयार करें कि भाई ये छोटी सी टैक्स की राशि जो नागरिकों के विकास के में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका हो सकता है, और जिसको कहा जाए कि आप ISR जिसको कहते हैं इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको ही माने कि मेरी व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हम अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन टैक्स के तौर पर दें, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल देश के विकास, राज्य के विकास में, राज्य के कल्याण में हो। और गर्व से आप कह सके कि जो पैसा इंदिरा आवास में लग रहा है, जो पैसा अब आवास में लग रहा है, या जो राज्य के स्कीम में लग रहा है, आप गर्व के साथ कह सके कि उसमें गिलहरी योगदान मेरा भी है। जी बिल्कुल, दिल दिखाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि सुधीर पाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सोशल सेक्टर में भी इनका काम चलता है। तो जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा, भाई एक पोषण सखी लगातार डिमांड कर रही है, उसका डिमांड पूरा नहीं होता है, केंद्र के पाले फेंका जाता है, राज्य के पाले फेंका जाता है, केंद्र पैसा नहीं दे रही है, जल सहिया की स्थिति वही है। इसके अलावा पंचायत से सेवक हो या फिर अन्य जो पारा शिक्षक हो, तो इन सभी की समस्याओं को लेकर के सरकार के पास पैसे नहीं होते। विधानसभा में वही माननीय सवाल उठाते हैं, विधानसभा में सरकार का जवाब भी आता है, लेकिन जब कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आता है दूसरे सेशन में तो उसमें विचाराधीन लिखा हुआ रहता है। लेकिन जब
वेतन भत्ते वृद्धि की बात आती है तो ये विचाराधीन एक कमेटी को सौंप दिया जाता है। विधानसभा के भीतर अगर किसी समस्या को लेकर के विधायक ये मांग करते हैं कि विधानसभा की विशेष कमेटी बनाई जाए तो उस कमेटी की रिपोर्ट बनती है। मुझे जहां तक याद है कि 2000 में अलग राज्य बना था, 2000 के बाद से 3 मर्तबा कम से कम रिम्स को सुदृढ़ करने के लिए विशेष समिति विधानसभा की बनी, उसकी रिपोर्ट सरकार के पास गई, आज तक वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई है। उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पारा शिक्षकों की जो समस्या थी झारखंड में, पारा शिक्षकों को लेकर के एक विशेष कमेटी बनी थी गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में, छत्तीसगढ़ का दौरा किया था, उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया, उस कमेटी को हमारे अधिकारियों ने नहीं सुनी, उस पर काम नहीं हुआ। कई ऐसी चीजें हैं। पेनम कोल माइंस के लिए विशेष कमेटी बनी थी, वहां पर कुछ नहीं हो पाया। तो ये स्थिति जो बनी हुई है, तो इस स्थिति के बाद और जब मौका आता है माननीयों का, उनका वेतन बढ़े, इससे कोई एतराज नहीं है। वो क्या सुविधा लेते हैं, कोई एतराज नहीं है। एतराज इस बात पर है कि अगर आप अपने वेतन भत्ते का टैक्स भी हमारी जनता से वसूलेंगे, हमारी जनता के पॉकेट से निकालेंगे, तो ये एतराज का विषय बनता है। और लाइव 7 इस मुहिम को शुरू किया है, तो इस मुहिम को आगे तक भी ले जाएंगे हम, ताकि जो स्थिति बनी हुई है, 30,000 रुपये महीने कमाने वाले को टैक्स देना पड़ता और नहीं देने पर जो है सो उनके ऊपर मैसेज पर मैसेज आना शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया कि एक गाड़ी खरीदने के लिए जो है आपको 11 से 12%, 15% टैक्स भरने पड़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में, लेकिन इनको 20 लाख रुपये मिलते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट में। सरकारी आवास में बिजली बिल आप जाके देखिएगा किस तरह से बिजली पानी की खपत होती है माननीयों के आवास पर। कोई बुताने वाला नहीं होता है, दिन में भी लाइट जलती रहती है, कोई देखने वाला नहीं होता है, और धड़ल्ले से बिजली का खपत किए जा रहे हैं, बेमतलब का बेफजूल का खपत किए जा रहे हैं, उसके बाद भी उनको मुफ्त की बिजली मिलती है। टैक्स नहीं देना है, बिजली बिल नहीं देना है, पानी टैक्स नहीं देना है, जनता को सारा टैक्स देना है। और वेतन वृद्धि की बात आए तो कंपैरिजन आईएएस अधिकारी को इतना मिलता है तो मैं क्यों उनसे पीछे रहूं। तो साहब आईएएस अधिकारी टैक्स देते हैं, एक सरकारी कर्मचारी टैक्स देता है, चपरासी तक आज जो वेतनमान मिल रहा है वो टैक्स के दायरे में, ये सच्चाई है। तो फिर आप क्यों नहीं टैक्स देंगे। और जैसा कि सुधीर पाल जी ने बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि इसमें बड़ा दिल दिखाएं, क्योंकि विकास में ये बहुत बड़ी राशि नहीं है कि झारखंड के विकास में ये राशि बहुत ज्यादा काम आएगी, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि गिलहरी प्रयास हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार कार्य कर रहे हैं, चाहे वो नियुक्ति के क्षेत्र में कार्य हो या पेंशन वाली स्कीम के बारे में हो, इन सारे चीज़ों पर, नशा मुक्ति को लेकर के जिस तरह से उनका कार्यक्रम चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि अगर उनका ध्यान इस विषय पर भी जाए तो कम से कम मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी नज़ीर को झारखंड में लागू करें। पक्ष और विपक्ष होते हैं, लेकिन जो अच्छे काम करते हैं उनके अच्छे काम की सराहना करनी चाहिए। लाइव 7 उम्मीद करता है कि मुख्यमंत्री जी तक अगर ये बातें जाती हैं और मुख्यमंत्री जी संजीदा होते हैं तो इस विषय पर जरूर पहल करेंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।